आज हम पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर और उसमें भी हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन को। देखिए, अगर आपने यूरोपियन यूनियन को अच्छे से समझ लिया तो आपको इसके सारे पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम की बात करते हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पावर पे नहीं जाएंगे, पावर पे चले गए तो बहुत डीप में चला जाएगा, पूरा लेक्चर ही निकल जाएगा 1-1.5 घंटे का इसमें। पावर को आप समझिए ताकत, इस समय बस गुंडागर्दी, पूरा मतलब जो है दादागिरी, आप समझिए इस चीज को। तो अब जब आप किसी गुंडे का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, किसी गैंगस्टर का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, तो पहले ये तो पता हो कि किसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं हम। यहां हम अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, 1991 से पहले इस दुनिया में दो गैंगस्टर थे। एक तरफ यूएस था तो दूसरी तरफ काउंटर करने के लिए यूएसएसआर था। और 1991 में हो गया डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का। और यूएसएसआर का जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, अब पूरा का पूरा कब्जा कर लिया यूएस ने कि अब सब जगह हमारी चलेगी जी। उसको डिसइंटीग्रेट किया और ऊपर से क्या किया, शॉक थेरेपी, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको बर्बाद कर दिया, उसकी पूरी गैंग को मार दिया। और अब अकेला गुंडा बच गया यूएस। तो यूएस जब अपनी मनमानी करने लगा, इराक पे हमला कर दिया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एलिगेशन लगा के 2003 के अंदर इन्होंने कहां पे अटैक किया, इराक में अटैक कर दिया। सारी दुनिया इनसे जवाब मांग रही है कि जनाब कहां है न्यूक्लियर वेपन्स, कहां है बायोलॉजिकल वेपन्स। ये कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं हम तो। और सद्दाम को इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। ऐसे ही सीरिया में हमला करने चले गए, अफगानिस्तान में। तो इन लोगों का जो है दादागिरी पहले भी चल रही थी। पर 1991 में क्या था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। अब पूरा का पूरा जो है कंट्रोल यूएस का है। तो इस यूएस की हेगेमनी को, इस यूएस की दादागिरी को, इसकी गुंडागर्दी को कम करने के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखते हैं कि और कौन ऐसे लोग हैं, ऐसे कौन से देश हैं, ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यूएस के एक विकल्प के रूप में सामने आ सकती हैं, यूएस की उस हेगेमनी को काउंटर कर सकती हैं। और इसमें जो पहला नाम हमारे सामने आता है वो आता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ नाम आता है। देखिए, दो बातें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे हुई यूरोपियन यूनियन की, और दूसरा वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से हम इसको एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कह सकते हैं। अगर हम यूएस के बारे में बात करें तो यूएस की पॉलिटिकल, यूएस की मिलिट्री, यूएस की इकोनॉमिक, यूएस की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पावर्स को हम देखें। साथ ही साथ यूएस के पास एक और चीज है जो है सॉफ्ट पावर, यानी कि कल्चरल इन्फ्लुएंस यूएस के पास है, जिसमें ब्लू जीन्स को आप देखें। हम स्टडी करने वाले हैं पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक और साइंस एंड टेक के एरियाज को हम देखेंगे कि इनमें कहां यूएस को, जो भी सेंटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या वो यूएस को टक्कर दे पाएंगे। सबसे पहली बात जो क्वेश्चन बनता है यूरोपियन यूनियन से, वो यूरोपियन यूनियन से ये क्वेश्चन बनता है कि ऑन व्हाट बेसिस हम यूरोपियन यूनियन को एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर मान सकते हैं, या इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फॉर्मेशन पे क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आएगा तो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। इसको ध्यान से देखेंगे हम। ये फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, इस पूरी बुक का बेस कोल्ड वॉर है, और उसी पार्ट को हम देखेंगे थोड़ा सा, वहीं से इसकी रूट्स आपको मिलेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो लोग पार्ट ले रहे थे। एक तरफ थे अलाइज और एक तरफ थे एक्सिस। और इन एक्सिस में एक तरफ जो 3 मेन पावर्स थी वो थी जर्मनी, इटली और जापान। जापान तो यूरोप से बाहर है, हमें यूरोप की सिनेरियो को ध्यान से देखना है। ये जो जर्मनी था, यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था हिटलर, और यहां एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुसोलिनी, और दोनों डिक्टेटर थे। अब कहानी समझिएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। 1939 में
हिटलर ने अटैक कर दिया पोलैंड पे और वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो गई। और धीरे धीरे जर्मनी और इटली ने यूरोप के बहुत सारे छोटे छोटे देशों के ऊपर कब्जा कर लिया। अब जब ये अलाइज इनको बचाने के लिए बीच में कूदे, तो अलाइज क्या करते थे? अलाइज जाते उन देशों में, उनकी आर्मी जाती या एयरफोर्स जाती और जर्मनी और इटली की सेनाओं को हराते और उस देश से बाहर निकाल देते और उस देश को आजाद करवा देते और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करते। क्या करते? लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि ये जो अलाइज थे, ध्यान से देखिए, इस अलाइज में कौन है? यूएस है, यूके है, फ्रांस है। ये जो थे ये किसके फेवर में थे? ये थे डेमोक्रेसी प्लस कैपिटलिज्म। और एक देश ऐसा था यूएसएसआर जो क्या था? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की बात करता। तो अगर किसी देश को आजादी इन दो पावर से, एक्सिस पावर से अगर किसी देश को आजाद करवाया यूएस, यूके और फ्रांस ने, तो वहां पर लोकतंत्र आएगा और पूंजीवाद आएगा, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म आएगा, क्योंकि ये इनकी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर उस देश को आजाद करवा दिया यूएसएसआर ने, तो वहां पर कैपिटलिज्म नहीं आएगा, वहां पर आएगा कम्युनिज्म और सोशलिज्म, साम्यवाद और समाजवाद वहां पर आएगा। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि वो देश जिनको यूएस, यूके और फ्रांस ने आजाद करवाया, जहां पर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया, डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया, उसको तो बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज उसको बोला गया। और जिनको यूएसएसआर ने आजाद करवाया और वहां पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म लाया गया, उनको बोला गया सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आपको पता ही है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले जो थे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे। अब देखिए, जब इटली और जर्मनी ने सब सरेंडर कर दिया, तब इन लोगों को टेंशन होने लगी। टेंशन किस बात की? कि 1929 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया और इनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से हिट हुई। एंड 1929 वाज द टाइम जब यूएसएसआर राइज कर रहा था। स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में यूएसएसआर में चांदी ही चांदी हो रही थी, हर जगह मौज मस्ती चल रही है। तो सारी दुनिया का झुकाव थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ से हटके कम्युनिज्म की तरफ गया। तो कैपिटलिस्ट दुनिया परेशान थी और वही टेंशन यहां थी कि यार ईस्ट यूरोपियन 15 देशों में आज कम्युनिज्म आ चुका है और ऐसे बढ़ते बढ़ते ये यूएसएसआर कहीं पूरे के पूरे यूरोप को ना लपेट ले। तो अब क्या होता है, यूएस इसको रोकने के लिए, इस कैपिटलिज्म को रोकने, इस कम्युनिज्म को रोकने के लिए यूएस एक चीज देता है, इसका नाम है मार्शल प्लान। 1947 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के इक्विवेलेंट आप लगाए, जॉर्ज मार्शल ये प्लान लाते हैं और इसके तहत यूएस $13 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला था। कहां पे? यूरोप के रिकंस्ट्रक्शन में। अब आप इस बात को ध्यान से देखें कि $13 बिलियन इन्वेस्ट करने हैं। सेम प्रपोजल यूएसएसआर ने भी दिया था कि हमसे पैसा डालो, लेकिन वहां क्या था कि आपको कम्युनिज्म की तरफ आना पड़ेगा। तो इन वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने कम्युनिज्म को छोड़ा और कहां आ गए? कैपिटलिस्ट कंट्रीज की तरफ आ गए, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ आ गए और यहीं से क्या बन गया? वेस्टर्न अलायंस, और जो बाद में नेटो बना। अब मार्शल प्लान जब आता है तो $13 बिलियन, 13 बिलियन का मतलब 90,000 करोड़ रुपए 1947 में। 1952 में जब आपका पहला जो है बजट आया तो उसमें 2,2500 करोड़ के आसपास का आपका पूरा बजट था और उस जमाने में कितना पैसा दिया? 90,000 करोड़, और इन लोगों को अपनी तरफ लिया। अब इन्होंने एक नई चीज निकाली। इन्होंने क्या कहा कि जो जो देश मार्शल प्लान के तहत हमसे पैसा लेना चाहते हैं वो देश किसके सदस्य बन जाए? ओईईसी के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ के जो है आप सदस्य बन जाए। इसके जो सदस्य बनेंगे, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओईईसी? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है ये एक प्लेटफॉर्म था, एक प्लेटफॉर्म की तरह। जैसे यूरोपियन यूनियन है ना, प्लान था, ये तो प्लान है मार्शल प्लान। इसमें तो ये बातें थी कि किसको पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी। ओईईसी वो जगह थी, वो प्लेटफॉर्म था जिसके सदस्य देशों को इस मार्शल प्लान के तहत बनना जो है पैसा मिलेगा।
ओईसी के बाद इन्होंने क्या किया, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखें तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब आप पॉलिटिकल बातें देखें, इकोनॉमिक पार्ट को अगर हम देखें तो मार्शल प्लान के तहत और इसके तहत इकोनॉमी को साथ दिया इन्होंने। इकोनॉमी के रूप में तो ये लोग इकट्ठे हो गए। अब बात थी पॉलिटिकल और मिलिट्री की, तो अब यूरोप में क्या चल रहा है, यूएसएसआर भी यही सब चीजें कर रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाए। अब यूएस ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और 1949 में यूएस दो चीजें लेकर के आया। एक थी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक थी काउंसिल ऑफ यूरोप। और यूएस ने क्या कहा कि शांति के लिए है। काउंसिल ऑफ यूरोप को उसने क्या कहा, भाई लोकतंत्र के लिए है, रूल ऑफ लॉ के लिए है, और किसके लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए है। अब देखिए आप समझिए, यूएसएसआर में तो लोकतंत्र है ही नहीं, कम्युनिज्म में तो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता, ह्यूमन राइट्स में तो राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन यूएसएसआर में तो था ही नहीं। तो ये क्या है काउंसिल ऑफ यूरोप, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए एक इन्विटेशन था कि आप सब इकट्ठे होइए पॉलिटिकली और आवाज उठाइए सारी दुनिया में ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, कि यूएसएसआर में जो है लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, कोई बोलता है तो उसको मार देते हैं, उल्टा टांग के नीचे आग लगा देते हैं, ऐसी बातें चल रही। और नेटो क्या था, नेटो मिलिट्री स्टेप, और नेटो का मोटो वन फॉर ऑल फॉर वन, एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा और सब लड़ेंगे। ऐसे में यूएसएसआर को धक्का लगा और यूएसएसआर ने क्या किया, इसके काउंटर में 1955 में उन्होंने वॉर्सो पैक्ट बनाया, वॉर्सो पैक्ट उन्होंने बनाया। अब इस सब के दौरान ये सब चीजें चल रही है, फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रीफ में मैं आपको एक बात बताता हूं अब तक क्या हुआ। 1945 में युद्ध खत्म होता है, यूएसएसआर की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ती जा रही थी, कैपिटलिस्ट देशों को ये संशय था, ये डर था कि कहीं ये कम्युनिज्म सब जगह ना फैल जाए, और इसीलिए उन देशों ने अपने आप को साथ होने का एक फैसला लिया। और इस फैसले के लिए उन्होंने क्या किया कि यूएस ने भी इसको सपोर्ट किया, उनकी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया। यूएसएसआर एक प्लान लाता है कि हमसे पैसा ले लो और आप अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए, लेकिन यूएस उससे बड़ा ऑफर देकर के मार्शल प्लान के तहत 1947 में और लोगों से कहता है कि आप लोग साथ जुड़ जाइए। अब 1947 में मार्शल प्लान आया $30 बिलियन का। इसके तहत मार्शल प्लान के तहत जो जो देश पैसा लेना चाहते थे वो किसके सदस्य बन गए, ओईसी के सदस्य बन गए। और 1949 में 1949 में यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए, दिस इज ऑल गोइंग ऑन इन कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर सिनेरियो को मत भूलिए, आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते इन चीजों को कनेक्ट करके एक जगह पे। कोल्ड वॉर इज गोइंग ऑन, यूएस ट्राई कर रहा है उसको डिफीम करने की, तो यूएस ने क्या कहा, काउंसिल ऑफ यूरोप, डेमोक्रेसी की बात करो, ह्यूमन राइट्स की बात करो, आप रूल ऑफ लॉ की बात करो, बट इन कम्युनिज्म व्हाट हैपेंस, डिक्टेटरशिप। तो यहां पर उसको डिफीम करने की बात थी। दूसरा, अब उसकी मिलिट्री को खत्म करने की बात आई कि नेटो में शुरुआत में 12 देश शामिल थे और मोटो क्या था, वन फॉर ऑल फॉर वन, एक पे हमला सब पे हमला मारा जाएगा और सब लड़ेंगे। तो मिलिट्री रोक दिया। यहां पे आप देखिए ये मिलिट्री और ये आपका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। तो किसी यूनियन के बनने के पीछे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटीग्रेशन होना जरूरी है। और अब देखिएगा ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन आगे बढ़ता है, उसका हम अब स्टडी करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि और इन लोगों ने आगे कैसे कैसे यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन की। अब शुरू होती हैं कुछ ट्रीटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन में बहुत सारी चीजें हैं जो बुक से बाहर थोड़ा सा हमें जाना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हम एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या होता है, इसमें 6 देश थे, 6 कंट्रीज। कौन कौन से 6 देश थे, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और वेस्ट जर्मनी। क्योंकि ईस्ट जर्मनी किसके पास था, यूएसएसआर के पास, जो कि 2 नवंबर 1989 को, 2 नवंबर 1989 को फॉल ऑफ बर्लिन वॉल पे जर्मनी यूनाइट होगा। ये 6 देशों ने साइन किया और क्या इस्टेब्लिश किया इन्होंने, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की इन लोगों ने स्थापना की। अब
यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के बाद धीरे धीरे देखिए क्या चल रहा है, इनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चल रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चल रहा है, समझाया जा रहा है इकोनॉमी में फायदा। देखिए यूरोपियन यूनियन के फायदे हम आगे देखेंगे भी। दूसरा एक मेन ट्रीटी जो इन्होंने साइन की वो थी ट्रीटी ऑफ रोम, इन्हीं 6 देशों ने साइन की 25 मार्च 1957 को, इन्हीं 6 देशों ने। और क्या स्टैब्लिश किया, यहां पर 2 चीजें स्टैब्लिश की। फर्स्ट यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, और दूसरा क्या स्टैब्लिश किया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ही यूरोपियन कम्युनिटी बोल दिया जाता है। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ ये जो है थोड़ा सा मिलिट्री वाला स्टेप था। अब देखिएगा, अब आप इंटीग्रेशन की तरफ बढ़े 19 से, अब धीरे धीरे और इंटीग्रेशन होता है। टाइमलाइन में आप देखें 1973 में यूके ने ज्वाइन किया, 1985 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। 1985 में क्या होता है, स्ट्रेंथ 12 बन चुकी है। अब देखिए 1985 में क्योंकि 6 इनिशियल मेंबर्स थे, 6 देशों ने और ज्वाइन कर लिया था। 1985 में स्केगन एग्रीमेंट होता है, स्केगन एग्रीमेंट। और ये स्केगन एग्रीमेंट क्या करता है, बॉर्डर कंट्रोल्स को खत्म कर देता है। यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ देखिएगा, बॉर्डर कंट्रोल्स नहीं रहते, फ्री ट्रेड की बात आती है। देखिए आपको एक देश, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंडिया में देखें, इंडिया की अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया की बात करें, आपको इंडिया के ए स्टेट से और बी स्टेट में जाना है। आपको किसी पासपोर्ट की, किसी वीजा की, ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप बहुत आसानी से ए स्टेट से बी स्टेट में जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। और आपको ट्रेड करने में, आप पूरे देश के अंदर आप कहीं भी फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, कहीं इंडस्ट्री लगाएंगे, तो कानून सेम है, रूल्स रेगुलेशन सेम है, बिजनेस में आसानी है। तो बिजनेस में आसानी है, आपको मूवमेंट में आसानी है। तो ऐसी स्थिति में जब यूरोप वालों ने भी ये किया कि भाई ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, इन तीनों के बीच में मान लीजिए ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेड के लिए लोग आ जा रहे हैं यहां पे। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि जैसे ही बॉर्डर कंट्रोल खत्म किए गए, यानी कि एक पूरी एंटिटी के रूप में इसको देखा जाने लगा कि यूरोपियन यूनियन एक है, आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, पासपोर्ट वीजा की आपको जरूरत नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज बनने शुरू हुए। क्या बने, यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन लॉज बने। और इन यूनिफॉर्म लॉज की सारी जगह यूरोपियन यूनियन के नीचे आने वाली जितनी भी जो देश थे, उनके अंदर क्या सिस्टम था कि सेम लॉज होंगे कुछ चीजों के ऊपर। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सेम टू सेम, जैसे एक देश के अंदर राज्यों के बीच में ट्रेड होता है, वैसे ही अब इन देशों के बीच में ट्रेड होने लग गए। तो इससे क्या फायदा हुआ, एक फायदा जो हुआ वो था चीजें सस्ती होगी, चीपर। अब आपको प्राइस के ऊपर चीजें मिलने लगी, क्योंकि यहां पे से जब इंपोर्ट, यहां से एक्सपोर्ट होता ब्रिटेन को फ्रांस से, तो पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती, और जब ब्रिटेन में आता तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती, और फिर वो प्राइस और बढ़ जाती। लेकिन अब ना इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी ना एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, डायरेक्ट ट्रेड होगा तो सस्ता पड़ेगा। दूसरा, मूवमेंट से क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ गई, देखिए आप यहां पर देखें, जब हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब की जगह पे जब कटाई का सीजन आता है, फसल कटाई का, तो आप देखेंगे कि यूपी बिहार से बहुत सारी लेबर यहां आ जाती है काम करने के लिए, तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ऐसे ही जिन चीजों की जरूरत, मान लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है जर्मनी में, ब्रिटेन में ज्यादा है, तो यहाँ के लोग यहाँ जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तीसरी चीजें क्या आती हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ देखी जाए बातों को, या एक दूसरे को पूरा किया जाए, तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गए एक दूसरे के। जैसे मान लीजिए किसी एक राज्य में, देश के किसी एक राज्य में फल नहीं होते, मान लीजिए एप्पल नहीं होता, तो दूसरे राज्य से मंगवा लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि उस राज्य को मंगवाया ना जाए, बाहर से लाना पड़े, तो कितना महंगा पड़ेगा आपको। यहां पर भी उस चीज को देखा गया। मान लीजिए वो चीज जर्मनी में होती, वो चीज ब्रिटेन में नहीं होती, और जो चीज ब्रिटेन में होती है वो जर्मनी में नहीं होती। लेकिन अब आपस में एक्सचेंज जो होगा वो आसान हो गया पहले के मुकाबले, तो एक दूसरे की हेल्प ये कर पाए। तो स्केगन एग्रीमेंट ने क्या किया, बॉर्डर कंट्रोल्स को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब स्केगन एग्रीमेंट के बाद जो चीज आती है आपके सामने, वो आती है 1992 7 फरवरी, एक ट्रीटी साइन होती है, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, और मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है वो दो चीजों की बात करती है। नीदरलैंड में है मैस्ट्रिक्ट एक जगह। दो चीजें, सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदल के क्या कर दिया जाए, यूरोपियन यूनियन कर दिया जाए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सेकंड, एक कॉमन करेंसी की बात की गई, यूरो, जिसको 1999 में लॉन्च किया गया। यूरो की बात की गई कि सारे की सारी जगह अगर एक ही करेंसी हो तो कितनी अच्छी बात होगी। और अब आप देखेंगे ये है यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन। 1993 में जो है लागू हुई थी मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, लेकिन क्योंकि आपके एनसीईआरटी ने यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन 1992 मानी है, तो अगर 1 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप टिक करेंगे 1992 फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। और अब हम यूरोपियन यूनियन के बारे में देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कैसे आप उसको पावरफुल मान सकते हैं, अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर मान सकते हैं।